दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच में आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग जो इसके पहले हमने आपको भारत के राष्ट्रपति वाला टॉपिक करवा रहे थे, तो संवैधानिक विकास क्रम हो गया था। संवैधानिक विकास क्रम का मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया था। हमने कहा था अगर एक बार हल्का सा पीछे का अगर आपको हम रिवाइज करवाएं तो हमने कहा था, याद रखिएगा कौन सा भाग है, तो हमने कहा था भाग 5 के अंतर्गत, और ये संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। आप कहेंगे आप सीख भी चुके हैं कि संघीय कार्यपालिका का कौन से अनुच्छेद हैं, तो हमने कहा था अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और ये कार्यपालिका 78 तक जाता है। भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता? यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता? इसी को यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता। अब आप कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन है, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति आते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं। और कौन शामिल होते हैं इसमें? उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। और कौन इसमें शामिल होता? तो इसमें मंत्री परिषद शामिल होती है। मंत्री परिषद को शामिल किया जाता, और इस मंत्री परिषद के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। जब भी संघीय कार्यपालिका की बात होती है तो इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता, क्योंकि भारत में हमने पीछे भी बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें हमने कहा था 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक जिसके नाम से शासन व्यवस्था चलती है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसका पद हमने कहा था क्या है? डी ज्योर है। डी ज्योर पद है, अलंकारिक पद है, नाम मात्र का नॉमिनल पद है, सेरिमोनियस पद है, अलंकारिक पद है। ये सब टर्मोलॉजी भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात कार्यपालिका का संविधान के मुताबिक संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता। और ऐसी बात हमने कहा था कि इस आर्टिकल में लिखा गया, अनुच्छेद 53 याद कीजिए, अनुच्छेद 53 में ये साफ साफ लिखा गया है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री, और उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसके पास रियल में पावर होती हैं। इसीलिए उसे डी फैक्टो, हमने कहा था इसे डी फैक्टो या रियल वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। तो ये भी हमने बताया था। तो इसमें मंत्रिपरिषद और ये शामिल होगा। इसके अलावा महान्यायवादी, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी
न्यायवादी, या इसी को क्या कहा जाता, इसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी क्या होता है, शामिल होता है। महान्यायवादी भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है, जिसके लिए आगे हम अनुच्छेद भी बताएंगे। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो ये एक बार फिर से हमने आपको रिकॉल करवा दिया। ये चीज़ें हमने आपको इसके पहले भी आपको बता रखा है। इसमें से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो हमने कहा था, उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में किया गया, तो हमने आपको बताया अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक किसका उल्लेख है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 52 में क्या है, 53 में क्या है, और 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 प्रत्येक में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है, आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है, आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग समझते हैं, यानी कौन सी ऐसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति महामहिम के पास होती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, तो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं, इसको हम समझेंगे। प्रमुख रूप से 6-7 भागों में हम इसको बांट के हम लोग समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो भारत के अगर राष्ट्रपति के पास शक्तियों की हम बात करें, तो जो प्रमुख रूप से भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, एक होती एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका की शक्ति। इसको भी हम लोग समझेंगे कि आखिरकार भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की कार्यपालिकी शक्ति होती है। अगली हम समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, लेजिस्लेटिव, यानी कानून बनाने की जो शक्ति होती है, तो इसको भी हम समझेंगे, जिसे क्या कहा जाता, विधायी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो हम समझेंगे कि आखिरकार भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति कौन सी होती है, यानी कार्यपालिकी शक्ति को समझेंगे, फिर विधायी शक्ति को समझेंगे, और इसके अलावा हम कौन सी शक्ति को समझेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल, वित्तीय शक्ति भी होती है। तो इसको भी हम समझेंगे, यानी इसको नंबरिंग में 1 नंबर पे कर लीजिए, इसको 2 नंबर पे कर लीजिए, और तीसरी जो शक्ति हम समझेंगे फाइनेंशियल पावर, या इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता। तो अगली हम शक्ति राष्ट्रपति की समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास आखिरकार किस प्रकार की वित्तीय शक्ति होता है। इसके अलावा हम जुडिशियल भी शक्ति को समझेंगे, जुडिशियल पावर, जिसे न्यायिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, न्यायिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो हम न्यायिक शक्ति भी हम देखेंगे कि आखिरकार भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की न्यायिक शक्ति होती है, और न्यायिक शक्ति के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति डिप्लोमेटिक कूटनीतिक शक्ति भी रखते हैं। तो इसकी हम डिप्लोमेटिक पावर या कूटनीतिक शक्ति को भी हम समझेंगे। क्या समझेंगे, कूटनीतिक शक्ति को भी हम समझेंगे। कूटनीतिक शक्ति को समझते हुए और हम क्या समझेंगे, मिलिट्री पावर,
जैसे आप देखते हो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो हम इसके भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति को समझेंगे? ऊपर इसमें इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं, कौन? मिलिट्री पावर। क्या हम समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर कौन सी होती है? तो ये आपका हो गया तीसरी, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, मिलिट्री पावर। और लास्ट में हम 7 नंबर पे क्या समझ लेंगे? भारत के राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है, आपातकाल लगाने की शक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा रहा हो, या राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जा रहा हो, या फिर वित्तीय आपातकाल की बात हो 360 की। तो ये जो इमरजेंसी पावर है इसको भी हम समझेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी इमरजेंसी पावर होती है, कौन सी इमरजेंसी पावर होती है जिसे आपातकालीन शक्ति के नाम से जाना जाता है, आपातकालीन शक्ति के नाम से जाना जाता। तो ये भी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी है आपातकालीन शक्ति। तो एक आपका ये क्या बन गया? एक आपका रोड मैप बन गया कि इस प्रकार हम समझने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो एग्जीक्यूटिव शक्ति होती है वो कौन सी है। आखिरकार राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति होती क्या है? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति, ये हम समझते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति आखिरकार होती क्या है। तो कार्यपालिकी शक्ति का मतलब हुआ दिन प्रतिदिन जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी जो शक्तियां होती हैं, डिसीजन लेने की शक्ति, दिन प्रतिदिन निर्णय लेने की शक्ति जो होती है, या किसी को निर्णय लेने का मतलब हुआ किसी को पद पे नियुक्त करना, किसी को पद से हटाना, ये शक्ति क्या कहलाती है? इसी को क्या कहा जाता? एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। इसी को कार्यपालिकी शक्ति के नाम से जाना जाता। तो इसमें यही समझना है कि आखिरकार भारत का राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के पद हैं, दिन प्रतिदिन के डिसीजन से संबंधित जो पद हैं, उनमें किसकी नियुक्ति करता है और किसको पद से हटा सकता है, ये शक्तियां क्या कहलाती हैं? राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, या इसी को कार्यपालिकी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी है भारत के राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती हैं? तो पीछे के कुछ आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, ठीक? पीछे के कुछ आर्टिकल आप क्या करिएगा, पीछे के कुछ आर्टिकल भी आप ध्यान रखिएगा, पीछे के कुछ आर्टिकल भी आप क्या ध्यान रखिएगा। इसके पीछे हमने आपको आर्टिकल एक याद होगा, आर्टिकल नंबर 77 बताए थे। अगर नहीं बताए हैं तो अभी बताएंगे। आर्टिकल नंबर हमने कौन सा आपको 77 एक आर्टिकल बताया था। तो 77 आर्टिकल नंबर 77 में क्या लिखा गया? आर्टिकल नंबर 77 में लिखा गया, जितने भी आर्टिकल नंबर 77 में लिखा गया, तो ध्यान दीजिएगा यहां आर्टिकल 77 का यूज हम करेंगे। आर्टिकल नंबर 77 देखो दोनों में साथ साथ आ रहा, जितने भी भारत में कार्यपालिका के कार्य किए जाते हैं, दिन प्रतिदिन की जितनी भी गतिविधि होती है वो सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो 77 क्या कहता है? 77 कहता भारत सरकार के समस्त कार्य का संचालन भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या कहा गया? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ भारत सरकार के
भारत सरकार के समस्त कार्य संचालन से संबंधित गतिविधियां किसके नाम से होंगी? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि राष्ट्रपति की यानी अथॉरिटी के अंतर्गत आपको क्या किया जाता है, उसको क्रय विक्रय करना होता है। यानी उसके नाम से ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं तो उसके अधीन जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसको राष्ट्रपति जब अथॉराइज करता है तो उसके पास भी पावर आ जाती है। यहां आप समझना कि जितने भी कार्यपालिका से संबंधित एक्शन हैं, डिसीजन है, वो सभी किसके नाम से लिए जाएंगे? ये समस्त प्रकार के कार्यपालिका के कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और ये बात आर्टिकल में आप पूछेंगे क्या ये संवैधानिक प्रावधान है? जी हाँ, ये संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि आर्टिकल 77 सीधे सीधे लिखता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट किसके नाम से किए जाएंगे? तो ये आपका जो भी ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। अगला और आपका ध्यान से समझिएगा, जो भी राष्ट्रपति के नाम से डिसीजन लिया जाएगा उसको, यानी भारत का राष्ट्रपति के पास ये पावर है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उसके नाम से किए गए कार्यों को वो ऑथेंटिकेट करे। यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो ऑथेंटिकेशन की पावर भी किसके पास है? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास है। महामहिम किसके पास है? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो हमने दो चीजें हमने कार्यपालिका में बताया कि समस्त प्रकार के कार्य संचालन से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो इसको ऑथेंटिकेट करने की पावर भी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इसके अलावा और कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो इसमें हम कार्यपालिका शक्ति को ही देख रहे हैं, यानी कार्यपालिकी शक्ति को ही देख रहे हैं। कार्यपालिकी शक्ति वो भी कौन? भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की हम कार्यपालिकी शक्ति को ही देख रहे हैं। अगला, और भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी कार्यपालिकी शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास और कौन सी कार्यपालिकी शक्ति होती है? ध्यान से समझिएगा अगला। तो अगली कौन सी शक्ति होती है? तो वह जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, यानी केंद्र सरकार के
सुचारू रूप से संचालन के लिए, सुचारू रूप से यानी अच्छे से चलती रहे केंद्र सरकार, सुचारू रूप से संचालन के लिए, संचालन के लिए, संचालन के लिए, संचालन के लिए नियम भी बना सकता है, नियम बना सकता है, नियम बना सकता है। नियम बना सकता है। तो ये अगर पूछे जाए कि केंद्र सरकार से संबंधित नियम कानून यानी केंद्र सरकार सुविधाजनक रूप से काम कर सके, उसको किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल कार्य करने में ना आए, तो इसके लिए अगर कोई नियम कानून बनाने की आवश्यकता हुई तो रूल्स बनाने की पावर भी किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहा जाता? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता? इसी को ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह केंद्र सरकार को सही दिशा में ले जाने के लिए, यानी केंद्र सरकार अच्छे से डिसीजन ले पाए, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है? नियम कानून भी बना सकता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन वो आपका निगेटिव प्रभाव से नहीं कि केंद्र सरकार के कार्यों को ही बाधित कर दे, नहीं, ऐसा कानून नहीं बना सकता। जो भी कानून बनाएगा बिजनेस, यानी ये लिखा भी है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो बनाएगा, ये केंद्र सरकार को सहूलियत प्रदान करना चाहिए। अगर सहूलियत प्रदान करता है तभी आपका क्या है? वो बना सकता है। ये तो आपके 3 एग्जीक्यूटिव एक्शन हुए कि समस्त कार्य भारत में, समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अगर और उनका ऑथेंटिकेशन भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। अगला हमने कहा कि जो भी केंद्र सरकार को सुविधाजनक बनाते हैं कानून, ऐसे कानून भी ला सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन शर्त है वो केंद्र सरकार को सुविधाजनक, केंद्र सरकार के लिए वो सुविधाजनक होने चाहिए। यानी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस भी कौन कर सकता है? ये आपका भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। अब इसमें कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं जो किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। उसको भी हम बात करेंगे। तो इसमें एक आर्टिकल आपको हम आज की क्लास में ही बताने वाले हैं। आर्टिकल ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75। देखो, यहां से आपको एक चीज और आपको याद करवा देते हैं। इन दोनों को प्लस कर लो, 7 + 5 कितना हो रहा? 12। आपको एक पीछे जब संविधान संशोधन आपको बता रहे थे तो एक चीज हमने आपको बताया था कि जो राज्य विधानमंडल होता है, अभी कोरिलेट करवा देंगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति हो नहीं आएगी। राज्य विधानसभा में, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो राज्य विधानमंडल होता, इसके अंतर्गत 2 चीजें होती हैं। एक आपका होता विधानसभा, और कुछ में अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो वहां पर क्या होता? विधान परिषद होती। क्या होती? विधान परिषद। इस विधानसभा में हमने आपको कहा था जो मंत्रियों की संख्या हो सकती है, मंत्रियों की संख्या हो सकती है, ये कितनी हो सकती? तो हमने कहा था 15%।
15% मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मंत्री। और न्यूनतम अगर संख्या पूछा जाए, न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते, तो हमने आपको कहा था 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यूनतम 12, मैक्सिमम 15% मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 75 जो बात करता है, ये मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। बात समझ रहे हो? 75, अब आपको ये कभी 74 और 75 में कंफ्यूजन ही नहीं होगी। 7, 5, 12 यानी 12 मंत्रियों की नियुक्ति न्यूनतम हो सकती है। कहाँ? राज्य विधानमंडल में। तो यहां पर आपको रिलेट कर सकते हो। तो हमने आपको क्या कहा कि अगली जो बात हम आपको बताने वाले हैं, ये भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत ही बताने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75, अब तो अनुच्छेद ये जरूर मेंस में लिखिए, अच्छे नंबर अगर पाना चाहते हो सेकंड पेपर में। अनुच्छेद 75 में साफ साफ कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसकी की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन अब आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता? भारत का राष्ट्रपति। और जो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति का, जो ये प्रधानमंत्री होते हैं, इस प्रधान यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ऑफिस ऑफ प्लीजर, ऑफिस ऑफ प्लीजर, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता? प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है। प्रसाद पर्यंत, यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाने की पावर किसके पास है? यानी राष्ट्रपति। पीएम को हटाने की पावर, पीएम को हटाने की शक्ति, हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। इसी अनुच्छेद 75 में ही क्या लिखा गया? इसी अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री जिस जिस व्यक्तियों की लिस्ट देंगे, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन शर्त है, किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसको एडवाइज करेंगे, उसकी नियुक्ति अब कौन करेगा? यानी कि भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब अन्य जो मंत्री नियुक्त होंगे, अन्य मंत्री ये भी कैसा पद धारण करते हैं? तो अन्य मंत्री जो नियुक्त किए जाएंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, तो इसी का ये प्रसाद पर्यत्न पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यत्न पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वही ऑफिस ऑफ प्लीजर, ऑफिस ऑफ
प्लीजर। ऑफिस ऑफ प्लीजर अन्य मंत्री यानी राष्ट्रपति चाहे तो अन्य मंत्रियों को हटा सकता है। तो ये आपका ये भी कार्यपालिकी कार्य ही आएगा। अब आप कहेंगे कि इसी प्रकार क्या अन्य अधिकारियों की, अन्य सदस्यों की नियुक्ति क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो जी हां, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और किसकी नियुक्ति की जाती? तो ये कैग के अध्यक्ष व सदस्यों की। कैग, इसका आगे हम बताएंगे, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। कैग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। और इसका उल्लेख किसमें? तो मेन आर्टिकल एक याद रखिएगा, कैग का उल्लेख 148 में, अनुच्छेद 148 में है। और इसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? कैग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। इसके अलावा और किसकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की इनकी नियुक्ति की जाती। और किसकी भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की भी इसी के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, अध्यक्ष एवं सदस्यों की वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। और इसके लिए अनुच्छेद है 280। और इसकी राज्यों के राज्यपाल की, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं इन्हें कहा भी जाता है कि ये केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब आप कहेंगे कि और क्या भारत का राष्ट्रपति करता? तो ये समझ में आ ही चुका होगा। तो ये सभी अपने नोट्स में आप शामिल करते चलिएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही और क्या किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल और हैं। दोनों आर्टिकल आपको हम बताने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल और हैं। एक आपका आर्टिकल है 78 और एक आर्टिकल यानी 78 आर्टिकल है। इसमें आप क्या लिखा गया
देखो, जो अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 क्या लिखता है? अनुच्छेद 78 लिखता है कि कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। पहले इसको हम लिख दे रहे हैं, फिर आपका इसका समझाते हैं। इसमें 78 में क्या लिखा गया? कम्युनिकेट। क्या लिखा गया? 78 में लिखा गया कम्युनिकेट, कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस, ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू the administration, relating to the administration of the affairs of the union, relating to the administration of the affairs of the union, and proposals for legislation, and proposals for legislation। देखो भाई, अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं, फिर आगे। अनुच्छेद 78 ये बताता है पीएम के कर्तव्य, पीएम के कर्तव्य, और पीएम का कर्तव्य किसके प्रति है? तो ये पीएम का कर्तव्य है भाई, यानी भारत के राष्ट्रपति के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। पीएम का कर्तव्य किसके प्रति है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति है। इसमें क्या पहला पॉइंट, इसमें 78(1) में क्या लिखा गया? इसके दो पार्ट हैं, तो 78(1) हमने इसकी बात की। 78(1) में कहा गया कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब हुआ संचारित करे। क्या संचारित करे? ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रि परिषद ने जितने भी निर्णय लिए हैं उन सभी को, जो किससे संबंधित हैं? जो केंद्र सरकार के, यूनियन के प्रशासन से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो विधायन कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, इससे संबंधित है। तो संक्षेप में अगर इसको हम समझें तो इसका मतलब हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डेली दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाती है, उससे संबंधित जो भी डिसीजन लेती है वे, और साथ में कानून बनाने के लिए, विधान करने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए जो प्रस्ताव आए हैं, इन सभी को ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि हर हालत में उसे भारत के राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहिए। तो ये आपका क्या है? अवगत कराना होगा। और इसी का जो 78 है, 78 का ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में क्या लिखा गया उसको भी हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और इसी में अनुच्छेद जो 78 है, इसी का पार्ट 2, अनुच्छेद 78 अब समझ में आ चुका होगा। कम्युनिकेट ऑल
decisions of council of ministers relating to the administration of affairs and their proposals for legislation। ये 78(1) कहता है। 78(2) क्या कहता है? तो 78(1) आप समझ चुके हो। अनुच्छेद 78(2) कहता है कि यदि कोई भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री, यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने की अपेक्षा की गई है। मान लो कोई भी जानकारी, कौन सी जानकारी? ध्यान दीजिएगा, जिसको किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित जानकारी, मंत्री ने निर्णय लिया है, किसी मंत्री ने निर्णय लिया, किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया। अगर मंत्री ने निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय को जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। अगर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, तो राष्ट्रपति जब भी चाहे तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री से कहा जा सकता है कि आप ऐसे मामले में कि मंत्री ने कोई डिसीजन ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो जानकारी, वो डिसीजन भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। तो ये 2 पॉइंट किसमें किए गए? 78 में किए गए। और ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड हैं? प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं, क्योंकि इसमें 78 में एक तरफ प्रधानमंत्री के कर्तव्य और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति का उल्लेख किया गया। यानी 78(1) में कहा गया कि अगर कोई भी प्रशासन से संबंधित डिसीजन है या विधान के लिए प्रस्ताव से संबंधित कोई डिसीजन है, तो इस ऐसे डिसीजनों को मंत्रिपरिषद ने लेने की सोच रही है, तो इसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसे कम्युनिकेट किससे करें, यानी भारत के राष्ट्रपति से करें। और जब भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सूचना मांगी जाती है जो किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया, तो वो भी आपका सूचना का या डिसीजन, वो जानकारी प्रधानमंत्री का या कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को अवगत कराएं। वह राष्ट्रपति को क्या करवाएं? अवगत करवाएं। तो आर्टिकल आज आपने सीखा, यानी कौन 77 भी सीख लिया और आर्टिकल 78 भी सीख लिया। यानी क्या क्या प्रधानमंत्री, आगे हम आपको एक टॉपिक के रूप में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों की चर्चा या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो वहां पर जो ये रिलेशन बताया गया है उसमें एक आपको एक आर्टिकल हमने आज 75 बताया, एक आर्टिकल 77 बताया, एक आर्टिकल 78 बताया, अभी 74 भी आएगा, उसकी भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। उसकी भी हम क्या करेंगे। तो ये आपका हो गया यानी आर्टिकल 77 और 78। तो ये भी किसके? राष्ट्रपति के कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव पावर में ही ये आपका क्या आता है एक, यानी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव का पावर में ही आता है। एक चीज और ध्यान से समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही देखो अनुच्छेद 338, एक है आपका अनुच्छेद 338 ए, एक है आपका अनुच्छेद 338
आप कहेंगे इसमें क्या, इसमें एससी कमीशन है, इसमें क्या है, इसमें एसटी कमीशन है, इसमें क्या है, इसमें ओबीसी कमीशन। संवैधानिक दर्जा तीनों को दिया जा चुका, इसमें क्या है, ओबीसी कमीशन है। बात आती है इन तीनों आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो ये 338 बी है, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आपने पढ़ा होगा 102वां संविधान संशोधन, हमने संविधान संशोधन में करवाया है। 101 एलबीए से संबंधित है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ। 101 जीएसटी से संबंधित है, 102 ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, तो 102वें संविधान संशोधन से इसे लाया गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से इसे शामिल किया गया है। तो ये ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसीलिए अब इसमें ओबीसी भी शामिल है। तो इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की एक कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता, भारत की कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम इसी के आगे अगर बात करते हैं, अगला और क्या भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिकी शक्ति होती है, उसको भी हम लोग क्या समझते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल को की नियुक्ति की जाती है। ध्यान से समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। अभी यहां एक आर्टिकल और आपको हम अभी बता दे रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, ये आपका आर्टिकल 262 में है। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 262। बस एक मिनट वेट करिए, आर्टिकल 262। ध्यान से समझिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल और दो आर्टिकल हैं, एक है 262, एक है आर्टिकल 263। दो आर्टिकल हैं, एक 262 है, एक आपका 263 है। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये अनुच्छेद 263 में है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया क्यों जाता है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच, अलग से क्वेश्चन आ चुका, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों
राज्यों के मध्य सहयोग की भावना, सहयोग की भावना उत्पन्न हो। इसका मतलब हुआ सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा मिले, संघवाद को बढ़ावा मिले। इसके अलावा और क्यों इसका, यानी केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, राज्यों के संबंध मधुर हों, मधुर हों। और इससे फायदा क्या, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन क्यों किया जाता है? तो भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता, अखंडता की अक्षुण्णता के लिए, अखंडता की अक्षुण्णता के लिए। और इससे क्या होगा, जब इंटर स्टेट काउंसिल होगी तो इसमें, इसको पहला पॉइंट आप कह सकते हो, इसको आप दूसरा पॉइंट कह सकते हो, इसको तीसरा पॉइंट कह सकते हो। और इससे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो भावना है ये भी मजबूत होगी। एक भारत एवं श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत एवं श्रेष्ठ भारत की भावना भी मजबूत होगी। तो ये तीसरा पॉइंट इसमें कोरिलेट कर सकते हो। इसी के लिए कौन नियुक्त करता है इंटर स्टेट काउंसिल? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल को नियुक्त किया जाता है। और पीसीएस मेंस में अलग से क्वेश्चन इंटर स्टेट काउंसिल से पूछा जा चुका है। इंटर स्टेट काउंसिल को कैसे याद रखोगे? तो इंटर स्टेट काउंसिल इसमें कितना आ रहा, लास्ट में आपका कितना, 3 आ रहा। और इसके पहले एक आर्टिकल 262 है। तो 2 या 2 से अधिक नदियों से संबंधित जो विवाद होगा वो भारत की पार्लियामेंट के द्वारा उसका क्या किया जाता है, उसको पार्लियामेंट जैसा कोई एक्ट या अधिनियम बनाती है, उससे संबंधित उसका नदी विवाद या नदी घाटी से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका समाधान किया जाता। लेकिन राज्यों के बीच सहयोग, केंद्र राज्य के बीच संबंध मधुर रहे और भारत की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में भाईचारे की भावना बनी रहे। तो इसमें बंधुता, भारत की समृद्धता, एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इसी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे इसमें आप कोरिलेट कर सकते हो। तो इन सब को सुनिश्चित करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का कोई शंका, संदेह या किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इंटर स्टेट काउंसिल के मंच पे आवे और वाद विवाद संवाद के माध्यम से जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है उसका समाधान किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया है, आप इंटर स्टेट काउंसिल देखिएगा। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी भी अगर चर्चा करें तो इसकी जो मीटिंग नियमित रूप से होनी चाहिए वो नियमित रूप से मीटिंग होती ही नहीं है। अगर होती है तो सभी राज्यों के द्वारा यानी सहयोग नहीं किया जाता और केंद्र के द्वारा भी पक्षपात रवैया अपनाया जाता है, क्योंकि जो यानी राज्यों की सरकार जहां केंद्र सरकार से अलग इतर पार्टी की सरकार है तो उनको पक्षपात नजरिए से देखा जाता, तो मीटिंग में आते ही नहीं है, या आते भी हैं तो सक्रियता यानी एक एक्टिवली वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। इसके अलावा
यानी एक पर्याप्त रूप से इनके पास जो स्टाफ फंडिंग होनी चाहिए वो भी नहीं है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी रहता है। तो ये सब इसकी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, जिसकी वजह से इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान अनुच्छेद 263 में होने के बावजूद यह भारत में प्रभावी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है। तो ये सारे पॉइंट आप उसमें डाल सकते थे। तो ये आपका भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल, और इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव शक्ति, कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। चलो भाई, इसी के आगे हम देखते हैं। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल भी हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा आप देखते हो जो यूटीज होता है, जैसे भारत में इस समय कितने 8 यूटीज हैं। तो यूटीज का जो केंद्र शासित प्रदेश का शासन होता है, जो यूटीज होते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का शासन कैसे चलेगा ये कौन तय करता है? केंद्र शासित प्रदेश का शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगा, संचालन होगा, ये तय करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के डायरेक्शन में ही केंद्र शासित प्रदेश का शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति, या तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूटीज का केंद्र शासित प्रदेश का संचालन किसके? प्रशासकों के माध्यम से, यानी प्रशासकों के माध्यम से, प्रशासकों के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रशासकों के माध्यम से यूटीज केंद्र शासित प्रदेश का संचालन किया जाता है। ये भी भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है। जो ये प्रशासक होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति, प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगला लास्ट पॉइंट है इसमें कि कोई भी भारत का क्षेत्र आप देखते हो, शेड्यूल्ड एरिया अगर उसे घोषित करना हुआ तो ये शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने के लिए किसी भी संसद के कानून की जरूरत नहीं होती है, बल्कि शेड्यूल्ड एरिया जिसे हिंदी में अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, ये भी कौन घोषित करता है? तो शेड्यूल्ड एरिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शेड्यूल्ड एरिया भी घोषित किया जाता है। तो ये जितनी आपके सामने हमने यहाँ बताया है, ये सभी भारत के राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? कार्यपालिकी शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां, अगर एक बार इसका हम रिवाइज आपको समराइज करें तो हमने कहा, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति का उल्लेख कीजिए, तो आप जितनी भी हमने आपको बताया इन सब का आप उसमें लिख सकते हो। हमने पहला बताया अनुच्छेद 77 के मुताबिक भारत के समस्त कार्यपालिका का संचालन भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। किसके नाम से किया जाता? भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होगा तो ऑथेंटिकेशन की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा अनुच्छेद हमने कहा कि 75 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
और आगे चलकर प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती। अन्य मंत्री भी भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद, ऑफिस ऑफ प्लीजर पद धारण करते हैं। ये किस में लिखा गया? ये हमने कहा अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अनुच्छेद 75 में लिखा गया। अनुच्छेद 74 की बात करें, 75 और 74 में एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया 7 5 को प्लस कर दोगे 12, यानी 12 जो राज्य विधान सभा में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है वो 12, यानी 12 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। तो नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 75 है, कोई डाउट वाला बचेगा ही नहीं। और बात आई अब 74 की, तो 74 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये आपका किस में लिखा गया? 74 में लिखा गया है। तो 74 और 75 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको हमने नियुक्ति वाला बता दिया। फिर हमने कहा कि और राष्ट्रपति के पास कौन सी कार्यपालिका की शक्ति होती, तो हमने कहा कि कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 78 के अंतर्गत भी प्राप्त है। 78 में लिखा गया कि जो भी प्रशासन से संबंधित मामले हैं उनसे संबंधित जो भी डिसीजन लिया गया है तो भारत के राष्ट्रपति को उसको मुहैया कराना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। दूसरा हमने कहा अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है तो इस मामले को भी भारत के राष्ट्रपति के पास समय समय पर जब भी राष्ट्रपति मांगे ऐसी कोई सूचना तो उसे प्रसारित करना होगा, उसके पास क्या होगा? सूचना उपलब्ध करवाना होगा। इसके अलावा ये कार्यपालिका के अंतर्गत ही चल रहा है। कार्यपालिका की शक्ति में भी हमने कहा कि अन्य जो संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य वो चीफ कमिश्नर व अन्य कमिश्नर की बात हो, चाहे वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बात हो, चाहे वो कैग की बात हो, चाहे वो भारत के महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी होता है, अगला और इसमें लिख लीजिएगा, यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है, कौन सा? भारत का महान्यायवादी जो होता है इसकी भी नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो साफ साफ अनुच्छेद 76 में लिखा गया इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति भी की जाती है। इसके अलावा कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत ही राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा हमने कहा अनुच्छेद 338, 338 ए, 338 बी, यानी एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और यहाँ आर्टिकल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 342 है और 342 में साफ साफ लिखा गया कि एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और ये आयोग क्या खोजने की कोशिश करेगा? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के पिछड़ापन को दूर करने के लिए खोज करेगा। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या होगा? एक आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओबीसी आयोग बना ये पहले 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक आयोग बना, लेकिन बाद में हमने कहा 102वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान में एक नया आर्टिकल शामिल किया जाता है जिसका नाम होता 338 बी और 338 बी के माध्यम से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। और क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता? तो हमने डिटेल में चर्चा की इंटर स्टेट काउंसिल।
अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इससे अलग से क्वेश्चन हमने कहा यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हमने कहा कि जो प्रशासक होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहां पर शासन का संचालन उस प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति चाहता है। तो अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं डायरेक्टली भी यूटीज केंद्र शासित प्रदेश का शासन चला सकता, अदरवाइज अन्यथा जो उसके द्वारा नियुक्त किए गए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, अधीनस्थ प्राधिकरण के माध्यम से भी शासन चलाया जाता है। उदाहरण के लिए कहीं पर वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की नियुक्ति करता, तो कहीं पर क्या कमिश्नर आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिसके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कितने 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वो शासन, वहां का शासन सीधे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी चलाया जाता है। सबसे लास्ट में हमने कहा जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया को घोषित करने की पावर भी किसके पास है? तो ये आपकी महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है। और ये सारी पावर हमने जो आपको बताया है ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तो एक सेपरेट क्वेश्चन आपके मेंस का कभी भी पूछा जा सकता कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी आप क्या ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के एक पावर बिल्कुल क्लियर, और इससे प्रीलिम्स में भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। राष्ट्रपति की कौन सी पावर? अब हम समझने वाले हैं राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर की। क्या समझने वाले हैं? राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर की। आगे देखिएगा, कि लेजिस्लेटिव पावर के बाद कार्यपालिकी शक्ति कंप्लीट हो गई। अब हम आगे क्या समझते हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर को हम समझते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो आइए हम लोग भारत के राष्ट्रपति की कौन सी विधायी शक्तियों को इसमें समझते हैं। कौन कौन सी हैं भारत के राष्ट्रपति की विधायी की शक्तियां, ये हम लोग पहले समझेंगे। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन? तो पहले तो ये जान लीजिए, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी भाग होता है और साथ में विधायिका का भी भाग होता है, क्योंकि अनुच्छेद याद रखिए, एक अनुच्छेद है आपका 79 में संसद की संरचना बताई गई। तो ये आपका संसद का में शामिल होता। संसद में क्या बताया गया? लोकसभा होगा और क्या होगा? राज्यसभा होगा और साथ में यहां राष्ट्रपति होगा। विधायिका का पार्ट भारत का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता है। भारत का राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता तब तक कोई भी कानून क्या है, कोई भी विधेयक कानून की शक्ल
नहीं ले सकता है, दखल नहीं ले सकता। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, क्या समझिएगा कि संसद का तीन चीजें होती हैं। संसद का सत्र, सत्रावसान, विघटन। एक अनुच्छेद अगला आपका ध्यान रखना चाहिए, कौन सा है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा गया कि वह संसद को बुला सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत माने बुलाना। संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, और आहूत को बोलते हैं समन। संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। इसके अलावा सत्रावसान कर सकता है, यानी सत्र का समापन, सत्रावसान कर सकता है। और सत्रावसान को बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा सत्र समाप्त करना, ये प्रोरोगेशन। और एक चीज और याद रखिए, और क्या कर सकता है? विघटन। विघटन, लोकसभा का विघटन कर सकता। विघटन को बोलते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन, लोकसभा का विघटन कर सकता। तो संसद के सत्र को बुलाना हो, जैसे संसद का सत्र का मतलब हुआ जब भी कोई बैठक होती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद का सत्र बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास ये साधारण सी बात है, यानी सामान्य स्थितियों में पावर है कि वह भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, समन करता है, यानी सत्रावसान करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्थगन और सत्रावसान में अंतर क्या होता? जब कोई सत्र पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है तो उसे सत्रावसान, सत्र का अवसान हो गया। अवसान माने पतन, मृत्यु, यानी सत्र खत्म। तो ये कुछ दिनों के लिए जो संसद की कार्रवाई चल रही होती है, जब उसको रोक दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता? उसी को स्थगन कहा जाता। तो स्थगन अलग चीज है, स्थगन से पूरा सत्र समाप्त नहीं होता। कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए संसद की कार्रवाई क्या हो जाती? रोक दी जाती है। तो ये कहलाता है क्या? स्थगन। और जब स्थगन जो करता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा या राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा, उसके पास पावर होती है। लेकिन सत्रावसान की पावर किसके पास होती है? पूरा का पूरा सत्र को समाप्त करने की पावर किसके पास होती है? वो महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और साथ में लोकसभा को भंग करना हुआ, पूरी तरीके से समाप्त करना हुआ, तो वो भी पावर भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो आपने अभी तक क्या समझा? ये कोई ऐसे नहीं कि ऐसे, ये संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 85 में साफ साफ लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, प्रोरोगेशन कर सकता है, डिजोल्यूशन आप लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये भी पावर किसके पास है? यानी लोकसभा। यहां जो विघटन होगा, ये याद रखिए, ये लोकसभा का होता है। किसका होता? लोकसभा का होता है। तो ये भी पावर किसके पास है? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास है। और एक चीज यहां, एक फैक्ट और यहां ध्यान रखिएगा, जब भी ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो ज्वाइंट यानी सिटिंग बैठक जब भी बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख किसमें है?
अनुच्छेद 108, ज्वाइंट बैठक बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट बैठक कौन बुलाता है, इसको आहूत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ज्वाइंट बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता की जाती लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन याद रखिए इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जब भी क्वेश्चन दो टाइप का पूछेगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, अगर बुलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति बुलाता संयुक्त बैठक, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती। क्वेश्चन गलती मत करिएगा। इसी के बाद एक और आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 86। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। आर्टिकल 86 और 87 दो आर्टिकल हैं। तो यहां हम आर्टिकल एक आपको बताने वाले हैं। अब जो बताने वाले हैं वो आर्टिकल 87 की बात करने वाले हैं, यानी अनुच्छेद। ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही पावर है, 87। आर्टिकल 87 की स्पेशल प्रोविजन क्या करता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट को एड्रेस कौन करेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया कि कोई भी आम चुनाव होगा, आम चुनाव, आम साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में लोकसभा के साधारण निर्वाचन, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो इसकी जब भी पहली बैठक बुलाई जाएगी, पार्लियामेंट को एड्रेस कौन करेगा? तो ये बात है। और जब भी प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, यानी इसका मतलब हुआ प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र के आरंभ में और साथ में प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक के आरंभ में, इन दोनों कंडीशन में, यहां कितनी? दो कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? लोकसभा को एड्रेस करने की, सॉरी, पार्लियामेंट को एड्रेस करने की पावर, पार्लियामेंट को संबोधित करने की शक्ति, पार्लियामेंट को एड्रेस, यानी संबोधित करने की शक्ति। संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा।
ये भी आपकी लेजिस्लेटिव पावर किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की। ये भी लेजिस्लेटिव पावर में ही आता है। किसमें आता? ये भारत की राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर में आता है। इसके अलावा अगर कोई बिल, विधेयक पेंडिंग है, लंबित है, अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक लंबित है, अगर कोई विधेयक लंबित है, तो ऐसी कंडीशन में भी वह संसद के सदनों को मैसेज भेज सकता है। लंबित है अथवा अन्यथा मतलब अन्य रीजन भी हो सकते हैं। अन्यथा तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, संसद के सदनों को संदेश भेज सकता है। संदेश भेज सकता है। ये भी पावर लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है। भारत के राष्ट्रपति की ये भी लेजिस्लेटिव पावर है। देखो, और लेजिस्लेटिव भारत के राष्ट्रपति के पास पावर क्या? तो समान स्थिति में समझिएगा, ये संसद है, संसद में ये आपका राज्यसभा हो गया और ये आपका लोकसभा हो गया। तो यहां अगर लोकसभा की बात करें, अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर ये नहीं है तो कौन करता है? उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। यहां पर भी सभापति नहीं है तो उपसभापति इनके द्वारा। लेकिन इन दोनों, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अब कौन अध्यक्षता करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा दोनों सदनों का? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी वो क्या करता है? यानी अध्यक्षता करता है। ये नहीं होने की स्थिति में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। प्रेसाइडिंग या हिंदी में लिख लो पीठासीन अधिकारी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बात समझ में आई? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये सदस्य कहां से होने चाहिए? साहित्य
कला, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा। अगर इनमें इनको स्पेशल एक्सपीरियंस है, स्पेशल विशेष अनुभव है, या प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 12 सदस्यों को, ऐसी कंडीशन में 12 सदस्यों की नियुक्ति, कितनी? 12 सदस्यों की नियुक्ति साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्रकों से किसके द्वारा की जा सकती है? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। आप कहेंगे क्या इसका कोई संवैधानिक उल्लेख है? तो जी हाँ, जो 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 79 में ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 79 लोकसभा की संरचना की बात करता है। इसके बाद हमेशा आप देखेंगे पहले उच्च सदन को रखा गया है, राज्यसभा को रखा गया है। तो 79 बात सीधे राज्यसभा की संरचना जो बताई गई 80 में बताई गई है। आगे हम और डिटेल में समझेंगे। इसमें जो ये 238 और प्लस ये जो 12 की ये बात की गई, तो 12 यही सदस्य हैं साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा वाले, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा वाले। यह अनुच्छेद 80 में साफ साफ इसको मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया। तो इनकी भी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति महामहिम, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनकी भी नियुक्ति की जाती। यहां तक आपका सभी का क्लियर हो चुका होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अब ये लेजिस्लेटिव पावर में ही हम सारा कुछ आपको बता रहे हैं। अभी लेजिस्लेटिव पावर ही चल रहा है, तो इसके अलावा और क्या लेजिस्लेटिव पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास? यानी लेजिस्लेटिव पावर ही चल रही है, ये लेजिस्लेटिव पावर ही चल रही है। तो और क्या भारत के राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव, ये हालांकि अब हटा दिया गया लेकिन तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 331 इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को लगता है, भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में कितने? 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी, 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसे अनुच्छेद, सॉरी, इसे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। हटा दिया गया। तो ये करंट वाला भी आपका अपडेट हो गया। तो ये 2 एंग्लो इंडियन जो था, यानी ये 550 प्लस 2, जो ये लोकसभा की संरचना थी। अनुच्छेद आप पूछेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की जो ये संरचना दी गई थी, उसमें 2 एंग्लो इंडियन का ये प्रोविजन किया गया था। यानी मैक्सिमम जो संख्या होगी ये 552 होगी। इनमें से जो 2 एंग्लो इंडियन होंगे, इनका क्या किया गया? इनको हटा दिया गया है। इनको क्या किया गया? इनको हटा दिया गया है। अब सबसे मजेदार बात एक और, आपको यहाँ क्वेश्चन कई बार क्या है गलत होता है।
जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता, निर्योग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन आप लोकसभा के सदस्यों की कौन तय करता? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी आप कहते हो। राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित विवाद का समाधान कौन करता? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में हम गलती करके चले आते हैं। तो संसद के सदस्यों की डिसक्वालिफिकेशन, संसद के सदस्यों के डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों को विनिश्चित कौन करता है? तो ये भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा विनिश्चय किया जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, संसद के सदस्यों की डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुझाव सलाह लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके सलाह पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर किया जाता है। किसकी सलाह पे किया जाता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर किया जाता है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिए। क्वेश्चन अब गलती नहीं करना। जैसे जहां पार्लियामेंट लग जाएगी, पार्लियामेंट के सदस्यों की निर्योग्यता या अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी विवाद है, जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उनको फाइनल करने की पावर किसके पास है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये फाइनल यानी उस पर किया जाता है। और इसके पास लेजिस्लेटिव, भारत के राष्ट्रपति के पास और कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास यानी बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो भारत की राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे विधेयक जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। अगर भारत के राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दिया तो उसे प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। प्रियार रिकमेंडेशन होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से बिल हैं? वैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिनका वेतन भत्ता पेंशन ये सब भारत की संचयन निधि पर भारित है। तो कब? तो भारत की संचयन निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको पता है अनुच्छेद 266 ये। इसके अलावा अनुच्छेद याद कीजिए, एक अनुच्छेद और है। ये अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद है 3।
अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? विद्यमान राज्यों के नामों, भूभागों, सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना है, एक, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाना है भारत में, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन या रिकमेंडेशन चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऐसे बिलों में अनिवार्य है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके कोई नया राज्य बनाया जा रहा, सीधा सा मतलब है अनुच्छेद 3। और जो अनुच्छेद 266 पर भारत की संचयी निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जिनका जिनका भारित व्यय है, इसके लिए कोई भी प्रस्ताव अगर रखा जाएगा संसद के पटल पर, तो जाहिर सी बात है उसके पहले पूर्व में भारत के राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। प्रियर रिकमेंडेशन और परमिशन इज कंपल्सरी, इज मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 3, अर्थात विद्यमान राज्यों के नामों, भूभागों, सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए अनिवार्य रखा गया है। क्लियर हुआ? तो ये भी आपका किसमें? लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ही आता है। किसमें आता? भारत के राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आगे देखिएगा और क्या लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। तो अन्य लेजिस्लेटिव पावर की हम बात करें तो समझिएगा, जैसे हम इसमें समझ लेते हैं, ये संसद है, एक संसद में राज्यसभा है और क्या है? लोकसभा है। मान लो कोई विधेयक इस राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत है, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो यहां से पारित होकर लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से अब क्या होगा? प्रस्तुत एवं पारित। ये कहां जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर प्रस्तुत एवं यहां से भी ये पारित हो जाता है तो क्योंकि संसद का भिन्न अंग कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए ये जाएगा, सहमति के लिए। अब राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या है? तो इसके पास है अनुच्छेद 111 111 और 111 में तीनों को प्लस कर दो, 1 + 1 + 1 करोगे तो 3 ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 3 ऑप्शन है और यही जो 3 ऑप्शन है इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति के नाम से जाना जाता। तो 3 कौन कौन से ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास? पहला है सहमति देगा, सहमति दे। दूसरा ऑप्शन है सहमति ना दे, सहमति ना दे, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, पुनर्विचार के लिए वापस। ये वापस किसके पास जाएगा? यानी संसद के पास, संसद के पास। और पुनर्विचार के पास संसद, इसमें 2 हैं, संशोधन करे, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, बिना संशोधन के। अब ये संशोधन या बिना संशोधन के अगर विधेयक को फिर से किसके पास प्रस्तुत करेगी? यानी प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सहमति देना ही पड़ेगा, सहमति देना ही। अब ये अभी तक जो नौटंकी भारत का राष्ट्रपति अब यहां नौटंकी नहीं कर सकता, उसे अब क्या होगा? सहमति देना ही पड़ेगा, सहमति देना ही पड़ेगा, यानी सहमति देना। अब ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अब सहमति देना कंपलसरी है। अब सहमति देना क्या है? कंपलसरी है। अब भारत के राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसे सहमति देना ही पड़ेगा। उसे क्या होगा?
उसे सहमति देना ही पड़ेगा। अब इससे क्या क्लियर हो गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। कितने प्रकार की वीटो की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। कितने प्रकार की शक्ति है? 3 प्रकार के वीटो की शक्ति है। कितने प्रकार की वीटो की शक्ति है? 3 प्रकार के। जब सहमति दे देता है, देखो 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। वीटो मतलब रोकना होता है। सहमति दे, सहमति ना दे, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, इसी को वीटो की पावर के नाम से जाना जाता। और ये 3 प्रकार की वीटो की पावर आती है। कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी, इसको बोलते हैं निरपेक्ष, और तीसरी पॉकेट वीटो। ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। जबकि यूएसए के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की पावर है। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी हो गई क्वालिफाइड वीटो, और तीसरी आपकी कौन हो गई? सस्पेंसिव वीटो, और चौथी आपकी हो गई पॉकेट वीटो। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भारत के राष्ट्रपति के तुलना में वीटो की पावर ज्यादा है। वीटो की पावर ज्यादा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एक कंडीशन और है। हमने अभी क्या कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से पारित हो करके जब कोई विधेयक भारत की राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 ही ऑप्शन है। सहमति देगा, सहमति नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये पहली नजर में सहमति देगा, नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए वापस करेगा। लेकिन याद रखिए, अगर धन विधेयक हुआ, मनी बिल हुआ, तो भारत के राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं है। उसे पहली नजर में ही सहमति देना होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन हमने कहा, कोई साधारण विधेयक है, संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया, अब भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। ये बात किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 111 में लिखी गई। सहमति देगा, सहमति नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। सहमति देगा, एब्सोल्यूट वीटो नहीं देगा, तो आपका सस्पेंसिव वीटो, और उसके बाद क्या, फिर कोई ना हाँ ना कुछ ना करे। एब्सोल्यूट वीटो मतलब पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। सहमति देगा, सहमति नहीं देगा। 3 ऑप्शन है, इन्हीं तीनों को वीटो के नाम से जाना जाता है, जैसे एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, और तीसरा हमने अभी आपको बताया पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो पावर हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक और क्वालिफाइड वीटो की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति धारण करता है। लेकिन एक और कंडीशन बनती है, एक आर्टिकल और है, और उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल का नाम है 201।
कौन सा आर्टिकल है? 200 और 201। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल 200 और 201 है क्या। आगे समझिएगा। अगला तो आर्टिकल ध्यान से समझिएगा। ये तो संसद की बात हुई, लेकिन जो राज्य विधानमंडल होते हैं, यहां से समझ लो, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में दो होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। मान लो इसमें कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, विधेयक प्रस्तुत एवं पारित, विधेयक प्रस्तुत एवं पारित, तो ये विधेयक कहां जाएगा? विधान परिषद में। उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। और यहां पर जैसे वहां पर गवर्नर साहब यहां पर बैठे हैं, तो ये कहां जाएगा? दोनों से पारित हो गया तो ये यहां प्रस्तुत एवं पारित, तो ये गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास देखो, गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर के पास भी जो अनुच्छेद 200 है, तीन ऑप्शन है बीटो के, सहमति देगा, सहमति देगा, सहमति नहीं देगा, सहमति दे, सहमति ना दे, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। वापस भेजेगा, ये कहां भेजेगा? विधान मंडल में। ये शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए फिर से भेज। तो विधानमंडल फिर से आपका वही प्रक्रिया है, वो करेगा। लेकिन एक आर्टिकल यहां पर एक और है, अनुच्छेद 201 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अनुच्छेद 201 में क्या प्रोविजन है? ये विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। विधेयक आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो यहां पर 201 के अंतर्गत ध्यान समझिएगा, तो यहां पर जो 200 के अंतर्गत गवर्नर के पास जब भी विधेयक विधानमंडल से पारित होके जाएगा तो सहमति गवर्नर दे ना दे, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर दे। पुनर्विचार के लिए अगर विधानमंडल को वापस करेगा, पुनर्विचार के लिए अगर विधानमंडल को वापस करेगा तो विधानमंडल संशोधन करे विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, संशोधन या बिना संशोधन के, जैसे विधेयक था वैसे ही फिर से अगर गवर्नर के पास भेज दिया। अब ऐसे कंडीशन में गवर्नर को विधेयक पर सहमति देना ही देना होगा, अनिवार्य है। लेकिन एक कंडीशन अलग बनी कि भारत के गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वह विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता। आरक्षित करने का मतलब वह भारत के राष्ट्रपति के पास अब जाएगा तो अब भारत के राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है, सहमति दे, सहमति ना दे, या फिर पुनर्विचार के लिए
गवर्नर के पास विधेयक को वापस भेज दे। अब गवर्नर के पास वापस विधेयक को भेजेगा तो विधानमंडल को ट्रांसफर कर देगा। विधानमंडल अब संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ अगर विधेयक किसके पास भेजती है, यानी फिर से गवर्नर के पास भेजती और गवर्नर फिर से भारत के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अब भी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब भी उसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन है सहमति देगा नहीं देगा, यानी सहमति दे सकता, मन किया तो दे सकता, मन किया तो नहीं भी दे सकता है, यानी अब राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता नहीं है। इस पॉइंट को हम समझाना चाहते थे और आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये पॉइंट आपका क्या हो चुका होगा, आ चुका होगा, तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के पास, आगे समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश को जारी करने की शक्ति है और यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त होती है। कब? दोनों सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में तो ये कितना, यानी 42 दिन इसकी है, 42 दिन या इसी को 6 सप्ताह। लेकिन जब रीअसेंबली होगी तो इसका मैक्सिमम अधिकतम समय पूछे, अधिकतम अवधि अध्यादेश की कितनी होती, तो ध्यान दीजिएगा ये होती 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह होती है। दोनों क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा, तो 6 माह 6 सप्ताह ये मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो ये ऑर्डिनेंस वाली हो गई। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ संवैधानिक आयोगों की रिपोर्ट, जैसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इन सब की रिपोर्ट क्या करता है, संसद के पटल पर रखवाने का, संसद के पटल पे रखवाने का कार्य किसे सौंपा गया, ये महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया है। महामहिम भारत के राष्ट्रपति का है कि वह संसद के पटल पे रखवाएगा। और सबसे लास्ट में जो भी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी प्रशासन बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है। और इसी के साथ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां समाप्त होती हैं। और कल हम इसके बाद वित्तीय शक्तियां व अन्य शक्तियों का यानी क्या करेंगे, डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।